एपिसोड नंबर 14। बाबे दहर। कहानियां किससे कहने वाले लोग बड़े ब्लेस्ड होते हैं। यूं ही हर कोई कभी भी लिखारी नहीं बन सकता। मैं लिखारी थी, वो बेदिक्कत कह सकी। मगर तुम्हारे दिल में क्या था? एक खोटज़दा दिल लेकर तुम लोगों को सबक नहीं दे सकती। अल्लाह के पास कई नाइब है। इसने कहानियां लिखने के लिए भी किसी को चुन ही लिया होगा। अपनी बकवास बंद रखो, तुम समझे? वो लरजती आवाज में कहकर खड़ी हुई। सामान मेडिकल किट में डाले बगैर वो तेज तेज कदम लेती वहां से भाग गई थी। इसके साथ आने वाला मर्द होंकों की तरह से देखता गया। खानदान इस राह को थके गया। शायद अब वो दोबारा इसे यहां से आता नहीं देख सकेगा। 9 जनवरी, रात 11:10। जग से पानी में गिलास उंडेलते हुए इसकी आंखें सपाट थी। तासुरात देखकर इसे खुश, उदास, खौफजदा होने का कोई तायन नहीं किया जा सकता था। गिलास में पानी भरकर वो सीढ़ियों की तरफ बनी छोटी सी जगह की तरफ बढ़ गया। चंद पल बाद वो इसी गिलास का पानी अपनी हथेली में भरे मुंह में उछाल रही थी। अपनी शाल, जिसे यहाँ कोई दे कर गया था, से चेहरा खुश करते हुए इसने अपने बाल समेटने शुरू किए। वो इन्हें भल देने लगी। छुट्टियां बनती चली गई। जल्तान गैर इदारी तौर पर इसे बाल बांधते हुए तक रहा था। इसे मालूम था यहाँ वो छुट्टियां बनाकर इसे पुष्ट पर छोड़ेगी, यहाँ इसके सिल्की बाल इसके चेहरे पर फिसल जाएंगे। और वही हुआ। थोड़ी देर में इसके बाल चुटिया से निकलने लगे। अंदाज की दुरुस्ती पर जल्तान के दिल को अच्छा सा लगा। जाने क्यों? यहाँ से दूर स्क्रीन पर तय खाने की वीडियोस देखते हुए जबल खान बगौर इसकी एक एक हरकत देख रहा था। बहराम इसके अकब में खड़ा था। तुमको इस आदमी से जलन नहीं होता जबल? वो स्क्रीन देखते हुए बोला। मुझे इस पर तरस आता है, वो बेख्तियार बोला। इस आदमी ने क्या क्या गवा दिया है, इसे अंदाजा भी नहीं। और अगर कोई इसे इसके खसारे गिनवाए तो सुल्तान सफदर गर्दन नहीं उठा सकेगा। हम गरीबों की मोहब्बत रुल जाती है क्योंकि अब्बा नहीं मानता, बरादरी नहीं मानती। ये कमबख्त अमीर अपने चौंचलों की वजह से मोहब्बत से हाथ धो बैठते हैं। बहराम ने संजीदगी से तबसरा किया। जबल मुस्कुराया। तुम्हें किस बात की फिक्र है? तुम्हें तो गरीब होते हुए भी मोहब्बत मिल गई, क्योंकि मैं ज़हीन था। लड़की मिलने के बाद मोहब्बत की, वो जता कर बोला। थोड़ी देर बाद वो खड़े खड़े थक गया था। इसने अपनी जमाई रोकी और जबल के कंधे पे हाथ रखा। सोने जा रहा हूँ, बाकी का काम तुम देख लोगे। जबल ने इस्तेनाब में सर हिलाया। खातून को यहाँ लाओ, सबसे मजबूत इरादा इनका है, मुझे इन्हें तोड़ना होगा। बहराम सर हिलाता हुआ गया और थोड़ी देर बाद वो जुल्फ के साथ वापस आया था। कंधों पर शाल लिए, बंधे हुए हाथ और चुटिया से निकलते हुए बालों के साथ वो सोफे पर आकर बैठी। अगर वो इसे ना बुलाता तो वो खुद आने वाली थी। मुझे अंदाजा नहीं था तुम इतने बहादुर हो के मुझे अपनी सिक्योरिटी रूम में बुला लो। इसका लहजा तुच्छ था। जबल इसकी तरफ पीठ किए हुए था। अभी आपको मेरे बारे में और भी बहुत कुछ जानना है खातून, तहम्मुल से काम लें। और भी बहुत कुछ? इसने थोड़ी पर उंगली रखे सोचने की अदाकारी की। एक अगवाकार, बेशरफ, ढीठ, बुज़दिल, पर्दों के पीछे छुपने वाला, क्या इसके अलावा भी तुम्हारे कोई रूप हैं? बिल्कुल हैं। नफीस, मुहज्जब, जीनियस, शरीफ, मेहमान नवाज और अपने हॉस्टेज का सबसे फेवरेट। सरखुफी से देख नहीं सकती थी, मगर इसे लगा था वो मुस्कुराया है। इसने कुर्सी घुमाई। रोशनी इसकी पुष्ट से टकराकर वापस पलटने लगी। मेरे कई रूप हैं। आप ये बताएं, आप कितनों से वाकफियत रखने का इरादा रखती हैं? वो बराह रास्त इसकी आंखों में देख रहा था। मुझे तुम में, तुम्हारे प्लान्स में, तुम्हारे रूप और तुम्हारे इस कमरे, बल्कि तुमसे जुड़ी किसी शय में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो एक बार फिर फनकारी। जबर खान को देखकर इसके अंदर गुस्से की एक लहर सी दौड़ने लगती थी। वो बहराम और इसके बाकी साथियों के साथ ऐसा गुस्सा, ऐसी बदतमीजी नहीं करती थी। जबल ने शायद इसे खुली छूट दे रखी थी। आपको मुझ में इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन मुझे तो है, इसलिए तो आप यहाँ हैं। इसने पैर कुर्सी से नीचे रखे। शाल का एक पल्लू ढलक रहा था, एक सीने पर था। सीने पर वही पल्लू था जिस पर जूतों के दाग थे। मैं चाहता हूं आप यहां से चली जाएं, खैर खैरियत से। न तुम मेरे बाप हो, न भाई, फिर मुझ पर इतने मेहरबान क्यों हो रहे हो? क्योंकि मैं आपके लिए आसानियां करना चाहता हूँ।
कम से कम इन अल्फाज के पीछे कोई अदाकारी, कोई झूठ नहीं था। ये हर्फ बहर्फ सच ही था। आप एक बयान रिकॉर्ड करवाएं और फिर आप जा सकती हैं। वो जुल्फ के सामने रखे सोफे पर आकर बैठा। वो इससे कम आसपास ज्यादा देख रही थी, शायद इसे यहाँ से भागने के लिए कोई सुराग मिल सके। जबल इसकी आंखों में उभरती फिक्रमंदी, इसकी हरकत और सकनात को नोट कर रहा था। खातून, अपनी आंखों और दिमाग को जहमत ना दे, यहाँ से आपको कोई क्लू नहीं मिलेगा। जुल्फ के ऊपर जैसे ओस सी पड़ गई। आप यहाँ से जा सकती हैं। अपनी तरफ से एक वीडियो रिकॉर्ड करवाएं, इसमें रोस्टर की हिमायत करें और बदले में मेरे लोग आपको खुद आपके घर छोड़कर आएंगे। तुम इस वीडियो के जरिए कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। दुनिया हमारी तब सुनती है जब हम 5 मिनट कर बोलें। जबल खान ने सोफे से टेक लगा ली, एक हाथ मोड़कर सोफे के हत्थे पर रखा और फुर्सत से इसे देखा। आपसे किसने कहा है कि मैं आपकी वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करूंगा? आपने अपनी तरफ से बयान देना है, चंद जज्बाती जुमले कहने हैं और थोड़ी बहुत मौजूदा सियासत की नाअहली दिखानी है। और इसके बाद आपने जल्तान सफ्तर के बारे में बात करते हुए कहना है कि अगर वो सियासत में आ भी गया तो रोजगढ़ जैसे कई शहरों के बारे में सोचेगा भी नहीं। लिहाजा तुम मुझे जल्तान की सियासत खराब करने को कह रहे हो? जुल्फ ने बेयकीनी से इसकी बात काटी। जैसे ही मैं अपने बयान में ये कहूंगी कि सुल्तान को रोजगढ़ और इसके जैसे कई दूसरे शहरों के मसाइल में दिलचस्पी नहीं है, तो जानते हो क्या होगा? बिल्कुल जानता हूं, वो कमाल इत्मीनान से बोला। मौजूदा नाअहल हुकूमत फौरन हरकत में आएगी और जल्द अज जल्द रोजगढ़ के मसले पर गौर करेगी और इस अमर को यकीनी बनाएगी कि हमारा हक हमें जितना जल्दी हो सके मिल जाए, ताकि नई हुकूमत भी इन्हीं की बन सके। तुम मुझे सुल्तान सफ्तर के खिलाफ जाने को कह रहे हो? इसकी आंखें अब तक भी यकीन थी। नहीं, मैं आपको अपने हक में बात करने को कह रहा हूं। यहाँ सुल्तान सफ्तर एक थर्ड पर्सन है। जुल्फ के लिए सुल्तान कभी थर्ड पर्सन नहीं हो सकता। क्या आप थोड़ी देर के लिए भूल नहीं सकती कि सुल्तान से कोई ताल्लुक है आपका? वो कदरे चिढ़कर बोला। 1 मिनट के लिए भी नहीं, तुम गलत जगह कोशिश कर रहे हो। वो अपने लफ्जों पर जोर देते हुए बोली। एक पल के लिए जबल ने इतराफ किया था कि वो वाकई गलत जगह कोशिश कर रहा था। मैं सुल्तान से बदगुमान नहीं हो सकती, ना लोगों को कर सकती हूँ। ये किसी कीमत पर नहीं होगा। आपकी आजादी की कीमत पर भी नहीं, मेरी जान बख्शे की कीमत पर भी नहीं। वो फनकारी, आपकी जगह अगर ये ऑफर सुल्तान को मिलती तो वो कबूल कर लेता, जैसे इसने आपकी और हसन की कैद कबूल कर ली। ये वार मुख्तलिफ था। जुल्फ को उधरे जख्म खुल जाने जैसी तकलीफ हुई। चंद पल के लिए वो कुछ बोल ना सकी। ये हमारा पर्सनल मैटर है। जी जी बिल्कुल, इसलिए इसने मेरे साथ डिस्कस किया। तुम आखिर मुझसे चाहते क्या हो? वो थक कर बोली। मुझे मालूम है मेरी वीडियो तुम सोशल मीडिया पर नहीं डालोगे, बल्कि तुम इसी वीडियो के जरिए मेरी बाकी दोस्तों से इनके बयान रिकॉर्ड करवाओगे। तुम इनकी हिम्मत तोड़ना चाहते हो। तुम हम सबको अलग अलग करके मारना चाहते हो। परफेक्ट प्लान है। मगर जानते हो क्या? वो सोफे पर आगे को हुई, जबल की आंखों में आंखें डाली। शतरंज के इस खेल में तुमने मुझे प्यादा समझ लिया है। मैं मलका हूं, तुम मुझे इस्तेमाल नहीं कर सकते, तुम मुझसे खेल नहीं सकते। वो नशिस्त छोड़ कर उठी, एक बेजार निगाह इतराफ में डाली। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करना चाहती, मुझे वापस छोड़कर आओ। कह तो ऐसे रही थी जैसे ये इसके अब्बा जी का रेस्ट हाउस हो। जबल ने आवाज देकर किसी को बुला लिया था। वो जुल्फ का बाजू पकड़े इसे अपने साथ ले जाने लगा। जबल खान ने एक नजर इसकी सब्ज हील्स पर डाली, फिर पश्तों में लड़के को मुखातब किया। खातून को नरम जूते पहुंचा देना। क्या तुमने इसे दोबारा मेरे साथ सख्ती करने को कहा है? इसने सोफे पर बैठे जबल की पुश्त को घूरते हुए कहा। जबल ने सर को सोफे पर गिरा दिया। कहने की क्या जरूरत, माशाल्लाह आप बहुत हुनरमंद हैं। 5 मिनट के इस रिश्ते में आप जरूर ऐसा कोई काम करेंगे कि आपके हाथ समेत पैर और मुंह भी बांधना पड़े। वो सुकून से बोला। जुल्फ कर रह गई। इसने जवाब देने को मुंह खोला, मगर वो लड़का अब इसे साथ लिए चलने लगा था। 4 इंच की ऊंची हील्स के साथ भागेगी? वो बड़बड़ाया, फिर आंखें मूंद ली। जलन जैसे बढ़ गई थी। हर तरफ पहले सुकूत में इसकी हील्स की टक टक जबल खान को यहां तक सुनाई दे रही थी।
وہ سنتا رہا۔ یہ ہارٹ بیس کے لیے مقدم تھی، وہ اسے سنتے رہنا چاہتا تھا، مگر چند لمحے بعد آواز معدم ہو گئی۔ کیا وہ واقعی غلط جگہ کوشش کر رہا تھا؟ اس نے ملال سے سوچا۔ تیسری رات کا اختتام، چوتھے دن کی پہلی صبح، 5 بجے، 10 جنوری۔ روشن دان سے آتی نیل گلیوں روشنیوں میں سلطان صفدر کا چہرہ نظر آتا تھا۔ اس کا سفید ہائی نیک سویٹر جگہ جگہ سے مٹی اور خون کے دھبوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کا اوور کوٹ دور کاٹ کباڑ کے ساتھ پڑا تھا۔ نیند سے بھری مندی مندی آنکھیں کھولتے ہوئے وہ اٹھ بیٹھا۔ کئی لمحے خاموشی سے اپنے طرف میں تکتا رہا۔ شاندان سبراج حسن آڑے ترچے فرش پر سو رہے تھے۔ گدے پر زرخف تھی، وہ شاید جاگ رہی تھی، شاید نہیں۔ سلطان اپنی جگہ سے اٹھا، کپڑے جھاڑے اور سامان کے اوپر پڑا اپنا اوور کوٹ اٹھا کر پہن لیا۔ سردی شدید تھی، شاید برف باری دوبارہ شروع ہو گئی تھی۔ زرخف کے قریب گدے پر بیٹھتے ہوئے وہ اسے دیکھتا رہا۔ وہ بازو سے آنکھیں ڈھانپے ہوئے تھی۔ مجھے پتا ہے تم جاگ رہی ہو، وہ اپنے دوستوں کی نیند کا خیال رکھتے ہلکی آواز میں بولا۔ ہم یہاں سے نکل جائیں گے اور مجھے نہیں پتا ہم دوبارہ کب ملیں۔ میں تم سے کہنا چاہتا تھا، میرے حوالے سے بدگمان نہ ہونا۔ زرخف نے لب بھینچ لیے، کہا کچھ بھی نہیں۔ وہ اس کی کچھ کہنے کا منتظر تھا بھی نہیں۔ بم الفاظ میں وہ اپنا پیغام پہنچا چکا تھا۔ میں چاہتا ہوں تم جذبات کو پرے رکھ کر چیزوں کو پرکھنا سیکھو، پھر میں تمہیں کم برا لگوں گا۔ اگلے ہی پل وہ اٹھا اور اب وہ باقی تینوں کے اوپر سے لحاف کھینچ کر اتار رہا تھا۔ ساتھ ان کی کمر پر لات رسید کر رہا تھا۔ کوئی اسے گالی بکتے اور کوئی اس کی شان میں گالی سے بڑے القابات کہتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ نیند سے بھاری ہوتی آنکھیں زلطان صفدر پر جم گئی۔ ہمیں یہاں سے جانا تھا، یاد ہے؟ وہ ان تینوں کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس میں کچھ تھا، کوئی روب، کوئی دانا صلاحیت۔ اس سے نفرت گلا ہونے کے باوجود کوئی اسے نہ نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ سب اٹھ بیٹھے، بستر ایک طرف رکھے، پیروں میں جوتے ڈالے۔ وہ پانچوں اب ایک دائرے میں کھڑے تھے، ایک دوسرے پر نظر جمائے۔ ہر کوئی ایک دوسرے کے خوف بھانپ لینا چاہتا تھا۔ تم سب شیور ہو؟ تمہیں میرے ساتھ نہیں جانا؟ سلطان نے ایک ایک چہرے پر بھاری بھاری نظر ڈالی۔ ہر ایک نے نظر موڑ لی، جواب نہیں دیا۔ سلطان نے بغیر کچھ کہے ہتھیلی کی بند مٹھی ان کی طرف بڑھائی۔ کئی لمحے وہ مٹھی تنہا ہوا میں معلق رہی اور پھر حسن نے اس کا ساتھ دیا، پھر زبراج، شاندان اور زرخف نے بھی۔ مٹھیاں ٹکرائی، پھر ہر ایک نے ہاتھ واپس کھینچ لیے۔ کم سے کم وہ یہاں سے جانے کے فیصلے پر متفق تھے۔ اگلے کئی لمحات سلو موشن میں ہوئے۔ خاندان مصنوعی کرا رہا تھا۔ حسن چیخ چیخ کر باہر سے کسی کو آواز دے رہا تھا۔ بہرام اور اس کے ساتھی دروازے سے اندر آتے نظر آئے تھے۔ وہ شاندان کو سہارا دے کر باہر لے گئے تھے۔ اسے باتھ روم میں چھوڑ دو لوگ اسلحہ ساتھ میں لیے باہر پہرا دینے لگے۔ باتھ روم کے سنک کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ اس کی رنگت سفید پڑ رہی تھی، آنکھوں میں خوف تھا۔ جھک کر چند گہرے سانس لے کر اس نے اپنا تنفس بحال کیا اور پھر یہاں وہاں نظر دوڑائی۔ کوئی نکیلی شے، کوئی اوزار، شاید کچھ نظر آ جائے۔ اسے کوئی قابل ہوش شے نظر نہ آئی۔ اس کی آنکھیں مارے بے بسی کے جھلکنے لگی۔ اسی پل وہ بالکل ٹھہر گیا، گردن ہلکی سی پھیر کر دیوار پہ لگے آئینے کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ وہ بھی اس آئینے کو دیوار سے اتار رہا تھا۔ آئینہ اتار کر اس نے پوری قوت سے اسے فرش پر دے مارا۔ باہر کھڑے مسلح افراد فوراً الرٹ ہوئے اور دروازے پر بندوقیں مارنے لگے۔ وہ شاندان سے دروازہ کھولنے کو کہہ رہے تھے۔ شاندان نے جھک کر ایک چھوٹا سا کانچ کا ٹکڑا اٹھا کر اپنی جینس کی جیب میں ڈال لیا، مگر دروازہ نہیں کھولا۔ وہ دروازے کے قریب بیٹھا تھا۔ میں مرنا چاہتا ہوں، مجھے نہیں جینا، وہ فرش پر بیٹھے ہوئے زور زور سے چیخنے لگا۔ اسی پل دروازہ کھلا۔ شاندان دور جا کر گرا۔ دونوں مردوں نے بندوقیں اس کے اوپر تان لی تھی۔ ایک ذرا سی مزاحمت اور وہ خلاص۔ اچانک سے اس نے کانچ کا ایک ٹکڑا اپنی کلائی پر رکھ لیا۔ مجھے مرنا ہے، میں مرنا چاہتا ہوں، مجھے مرنے دو، وہ شیشہ کلائی پہ پھیرتا۔ اس سے قبل ایک آدمی نے بندوق کا دستہ اس کے سر پر دے مارا اور شیشہ اس کے ہاتھ سے لے کر دور پھینک دیا۔ اب وہ دونوں اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے کر جا رہے تھے۔ خاندان کی کمر اور بازو پہ شیشہ چپ گیا تھا۔
मगर इसे परवाह नहीं थी, इसे सिर्फ एक शीशे की परवाह थी जो उसकी जेब में था। थोड़ी देर बाद वो दोबारा तहखाने के इस बिस्तर पर था, दीवार से टेक लगाए हुए, आंखें अपने तहिए पर जमाए हुए। वो इसकी कहनी पर फंसे शीशे निकाल रही थी, चेहरे पर सख्त बेजारी थी। वो कसरत शदान को नहीं देख रही थी। जो मैं करने वाला हूँ, इसके लिए मैं एक अरसा खुद को मुलामत करूंगा, लेकिन तुम याद रखना, एनीथिंग फॉर रेजिस्टेंस, इसने कहा। और हंसला ने आंखें उठाकर इसे देखा। अभी वो इसकी बात का मतलब समझती कि शानदान बरक रफ्तारी से उठा और इसके हाथ पकड़कर बिजली किसी तेजी से इसे खड़ा किया। इसका रुख मोड़े, इसकी पीठ अपनी जानिब किए, वो इसकी शाह रग पर वही तेजदार शीशा रख चुका था। हंसला जहां थी वहीं थम गई। इसकी आंखों की हर हरकत साकन हो गई, इसके पैरों से कशिश शक्ल गायब सी हो गई। वो सुन हो गई। अगर कोई भी मेरे रास्ते में आया तो मैं इसे मार दूंगा। तीनों बंदूकें उठाए मर्द होंकों की तरह इसके देखे गए। इन तीनों ने शानदान के गिर्द दायरा बना लिया। बाकी सब गैर जरूरी किरदारों जैसे थे। अब वो हंसला के गले पर शीशा रखे दायरे में घूमता हुआ जीनों की जानब बढ़ रहा था। तीनों मर्द भी बंदूकें थामे इसका निशाना लिए इसके साथ घूम रहे थे। यहाँ वो एक पल को गिरफ्त ढीली छोड़ता और यहाँ वो इसका काम खत्म कर सकते थे। मगर वो तीन दूर रह गए जब सुल्तान ने पूरी कुव्वत से लात मारकर इनमें से एक को गिराया। इसके गिरते ही इसकी बंदूक जुल्खुफ ने उठा ली थी और इसका रुख किसी और की नहीं बल्कि अपनी कनपट्टी की तरफ था। ये इन तीनों मर्दों के लिए दूसरा शौक था। आवाजें सुनकर बहराम भागता हुआ इसी तरफ आया था, मगर वो दरवाजे पर जम गया था। जुल्फ के हाथ में बंदूक थी जिसे वो अपनी कनपट्टी पर रखे हुए थी। आंखें किसी अनहोनी का पता देती थी। किसी को मारना इनका प्लान नहीं था, हरगिज नहीं। अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं ट्रिगर दबा दूंगी। रोज घर से मिलने वाली मेरी लाश तुम्हें तबाह कर सकती है बहराम खान। वो इसकी आंखों में देखते हुए घुर्रा रही थी। बहराम खान का चेहरा सफेद पड़ने लगा। वो नफी में सर हिलाने लगा। अपनी बंदूकें नीचे फेंको और घुटने के पल बैठ जाओ, सुल्तान आपके सामने आकर बोला। बहराम ने इन्हें बंदूकें फेंकने को कहा था। वो वहां से खड़े होकर देख सकता था। शीशा किसी तरह इसकी इकलौती बहन की गर्दन में खुब रहा था। हथियार इसके हाथ में थे और वो बेबस था। खानदान इंसान को बेबस कर देता है। अपनी बंदूकें नीचे फेंक दो और घुटनों के बल बैठ जाओ, इसने दोहराया। तो वो दोनों मर्द सुर्ख चेहरे के साथ घुटनों के पल बैठ गए, बंदूकें गिरा दी। इनकी गैरत पर कारी वार था। सुल्तान ने एक बंदूक अपने हाथ में ली, दूसरी जबराज के हाथ में थी। हसन साकिन सामने था। इसे समझ ना आया वो क्या करे। वो एक बार फिर गैर जरूरी इजाफा था। ये शायद वो लोगों की स्याही में मिसफिट सवेयर था। बहराम खान, तुम यहाँ नीचे उतर कर आओ, सुल्तान से हुक्म देते हुए आगे चल रहा था। वो सब हटते गए। बहराम ने अपनी बंदूक गिरा दी, दोनों हाथ ऊपर कर लिए। मेरी बहन को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इसकी नजरें एक पल के लिए भी हंसला के चेहरे से हटी नहीं। वो बंदूकें इसके लोगों पर ताने हुए थे और चंद पल बाद बहराम इनके लिए रास्ता बना रहा था। स्लो मोशन की फिल्म फास्ट स्पीड हुई और अब वो इस भूल भुलैया नमक घर से बाहर निकलने के लिए मुख्तलिफ रास्ते देख रहे थे। इतने रास्ते, इतनी राहदारियां। इन्हें यकीन था अगर बहराम इन्हें यहाँ से ना निकालता तो वो जरूर इन भूल भुलैयों में भटक कर रह जाते। इन्हें बनाने वाला कौन होगा। बिलाखिर एक राहदारी के पार एक दरवाजा खुला था और इस दरवाजे के पार हल्की सी बर्फ की तह थी। इनके कदम बर्फ पर पड़े और इन पांच लोगों को इल्म हुआ आजादी कितनी बड़ी नेमत थी। कैद का एक दिन एक सदी के बराबर होता है। इनकी आंखें यूं थी जैसे कई साल खुशहाली के बाद हरियाली देखी हो। वो अपने आसपास देख रहे थे, छोटे बड़े मकान, सड़क, बर्फ, बिजली के खंभे, गली के टुक्कर पर कई दुकान, ताजा सर्द हवा। दूर कहीं से फजर की आखिरी अजानें बुलंद हुई। रोजगर जाग गया था और इन पांच लोगों के लिए दोहर का नया बाब खुल गया था। हाजी दरवाजे के पार कुशादा सड़क वाली गली में इन पांच लोगों ने शायद एक दूसरे को आखिरी बार देखा। इनकी मुट्ठियां एक आखिरी बार आपस में टकराईं, आंखें आखिरी बार मिली और फिर राहें जुदा हुई। दाएं बाएं और सीध में वो टुकड़ों की सूरत अलग हो गए। खानदान बट गया था। बका की जंग शुरू हो चुकी थी। दुनिया की मोहब्बत में अंधे लोग लोगों की सताइश के भूखे
اور ممبر پر بیٹھ کر بہتان باندھنے والے سچ سے آنکھیں چراتے اس علاقے کی بھول بھلائیوں میں کہیں کھو جانے والے تھے۔ آسمان سے گرتی برف نے انہیں احساس دلایا وہ آزاد تھے، بالآخر آزاد۔ مگر کیا واقعی؟ 10 جنوری صبح 6:30 بجے بھول بھلائیوں میں واپس قدم رکھو تو ہر شے بکھری ہوئی تھی۔ وہ جو 3 دن سے اس جگہ کے بے تاج بادشاہ تھے آج تک ان کے ہاتھوں سے پھسل چکا تھا۔ ہر کوئی شاک تھا، ہر کوئی اس تسلیس سے سرخ پڑ رہا تھا، مگر 2 لوگ تھے جن کے چہرے اب نارمل تھے، 2 لوگ تھے جن کے چہرے پر فکر کا شعبہ تک نہیں تھا، ایک بہرام خان اور دوسرا راہداریوں میں جمے ہوئے قدم رکھتا جبل خان۔ اس کے پیروں میں گرم جوتے تھے، بال ماتھے پر گر رہے تھے اور شال بازو پر ڈال رکھی تھی۔ شاید وہ شور سن کر آیا تھا اور ابھی تک شال پہننے کا وقت بھی نہیں ملا تھا۔ ہر کوئی اس جاری رک جائے۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا تو پلیز لائک کر دے، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔